जी देखिए, तो हम क्या कर रहे थे कि डिज़ीज़ जो होती हैं वो कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत हमें कुछ ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट उसके अंदर नहीं करना पड़ता है ना, वो रोग जो होते हैं वो अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। इसमें कम उपक्रम साध्य जो होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिसको हमें बहुत मुश्किल से ठीक करना पड़ता है, मतलब बहुत केयर रखनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम कितना भी कर लें वो ठीक नहीं होती। तो ये कुछ बात तो ये मैं ऐसे कह रही हूँ। हम इसको कैसे बात करते हैं कि जो पहले वाली थी जो बहुत कम उपक्रम में साध्य थी उसको हम क्या बोलते हैं, सुख साध्य। सुख साध्य, साध्य का मतलब जो डिजीज़ आसानी से क्योर हो जाए उसको हम बोलते हैं साध्य। ठीक है, अब हमें अगर एफर्ट और भी कम लगाना पड़े कि हमने ड्रग्स जो मेडिसिन दी हैं वो भी बहुत कम दी है और जो हमें डिस्कम्फर्ट मतलब रोगी को जो डिस्कम्फर्ट है वो भी नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुख साध्य के अंदर आएंगे। उसके बाद में एक डिजीज़ होती है जो है कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य का मतलब क्या होता है कि वो साध्य तो है, मतलब डिजीज़ जो है वो ठीक तो हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, कभी कभी सर्जरी। तो जनरली जो सर्जरी से जो रोग ठीक होते हैं ना उसको हम कृच्छ साध्य के अंदर लेते हैं, मतलब जो मुश्किल से ठीक हो, है ना। उसके बाद में एक चीज़ आती है याप्य। तो यहाँ पे असाध्य आ जाएगा, है ना। याप्य, याप्य का मतलब ऐसा है कि भाई जब तक आप ट्रीटमेंट लेते रहोगे तब तक तो वो ठीक है, उसके बाद में वो डिजीज़ वापस, जैसे ट्रीटमेंट आपने छोड़ा, आपने जैसे ही जो मेडिसिन ले रहे थे उसको छोड़ा, वापस की वापस वो दिक्कत हो जाएगी। तो जो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो याप्य डिजीज़ के अंदर आते हैं। उसके बाद में एक आता है असाध्य। असाध्य मतलब अनुपक्रम, जिसके अंदर आप कोई भी उपक्रम कर दो कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, ये चार है। इसको भी अगर ठीक तरीके से क्लासिफाई करें तो देखो एक बार, रोग जो हैं उनके दो टाइप हैं, रोग के दो टाइप है। पहला होता है साध्य, दूसरा होता है असाध्य। ठीक है, इस साध्य के अंदर भी क्या आता है, दो आ रहे हैं। पहली बात सुख साध्य और दूसरी बात कृच्छ साध्य। कृच्छ मतलब मुश्किल से, कृच्छेण मतलब मुश्किल से होता है। ठीक है, उसके बाद में असाध्य। असाध्य के अंदर क्या है, असाध्य के अंदर भी दो आता है। पहली बात याप्य और दूसरा अनुपक्रम, या फिर प्रत्याख्याय भी बोलते हैं इसको। प्रत्याख्याय छोड़ो, अनुपक्रम तुम याद रखना, ठीक है, जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो देखो जो रोग में साध्य है उसके अंदर दो बताए, एक तो होता है सुख साध्य, एक कृच्छ साध्य। सुख साध्य जो आसानी से ठीक हो जाए, जिसके अंदर ज़्यादा रोगों के लक्षण नहीं हो, और दूसरा जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा कृच्छ साध्य जिसको हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़े, जिसके लिए बहुत टाइम देना पड़े, ठीक है, मेडिसिन भी उसको ज़्यादा खानी पड़े, और सर्जरी, मान लो सर्जरी की नौबत आ जाए तो वो किस में, कृच्छ साध्य। लेकिन एंड में जा कर के जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाती है, इंसान जो है वो क्योर हो जाता है ना। लेकिन असाध्य के अंदर क्या आता है, दो आता है। पहला है कि याप्य, अब इसमें व्यक्ति मरता भी नहीं है लेकिन ठीक भी नहीं होता, बीच की कंडीशन है, दवाई लेते रहो ठीक रहो, है ना, ये याप्य होता है। उसके बाद में अनुपक्रम होता है। अनुपक्रम का ये है कि कितनी भी दवा दारू कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जो पेशेंट है उसको जाना है तो वो जाएगा ही। ठीक है, ये चार इसके क्लासिफिकेशन है। अब हम इन चारों के लक्षण देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा रोग सुख साध्य होगा या कृच्छ साध्य होगा या असाध्य होगा। तो देखो क्या कहा, हम जब यूजी में थे तो हमने ये कोटेशन लर्न किया था पूरा। ठीक है, वाइवा में पूछा गया था कि कोई कोटेशन सुनाओ, तो फिर मैंने ये कोटेशन सुनाया था, उसके आगे फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आप एक कोई ढंग का कोटेशन उठा लेते हो और वो सुनाओगे तो फिर आगे आपसे क्वेश्चंस पूछने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप जाते ही सबसे पहले आयु की डेफिनेशन सुना दी या अष्टांग आयुर्वेद का सुना दिया, जो कि सब लोग सुनाएंगे, तो वो थोड़ा सही नहीं रहता। इसलिए ऐसे कोई कोटेशन उठाओ जो कोई ना सुनाए। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये सुख साध्य रोगों का लक्षण है। इसमें क्या क्या आते हैं, देखो सबसे पहले सर्व औषध शमे देहे। कोटेशन को देखना, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हिंदी में देख लेना। इसमें भी सारे पॉइंट देखो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो जो पॉइंट आपको समझ में आते हैं, जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं उनको एक बार ले लो, उनको याद कर लो। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी इन चीज़ों को लेकर के। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी ऐड कर सकते हो, तो सारी चीज़ें अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे वाइब करता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही लग रहा है, ये मैं याद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसको करो, है ना। बाकी सारी चीज़ें
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगी और याद भी होते जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है। इसमें से 4-5 याद कर लेना काफ़ी है। तो देखो क्या बताया कि पहला सर्व औषध शमे देहे, कि जो रोगी का शरीर सुख साध्य के लक्षण बताए कि हमने जो डिजीज़, आप मान लो किसी रोगी को कोई डिजीज़ हुई है, पेशेंट आपके पास आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सुख साध्य है या कृच साध्य है या कैसे है। तो सुख साध्य के अंदर क्या लक्षण आएगा कि सर्व औषध शमे देहे, कि पहले उसकी शरीर की रोग की परीक्षा करते हैं, फिर रोगी की करते हैं ना। रोगी की परीक्षा में आप ये देखो कि इसका जो बॉडी है वो अब हम जो मेडिसिन देंगे उन मेडिसिन को सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो कैसा होना चाहिए, सर्व औषध शमे देहे, मतलब रोगी सब प्रकार की औषधियों को, शरीर उस रोगी का जो शरीर है वो सभी औषधियों को सहन करने वाला होना चाहिए। यूनः पुंसो जितात्मनः, यूनः, यूनः मतलब युवा हो, तो युवा में आपको पता है कि कौन सा पित्त दोष प्रबल होता है और बल सबसे ज़्यादा होता है इस वक्त युवावस्था के अंदर। तो क्योंकि बल सबसे ज़्यादा रोगी का ज़्यादा होता है, तो हमने क्या सत्व देखा था ना, ये सत्व भी कैसा होना चाहिए, प्रवर, मतलब मानसिक बल भी होना चाहिए और शारीरिक बल भी होना चाहिए, तो व्याधि उसको कम होती है और सुख साध्य होती है। तो यूनः, उसके बाद में पुंसो, पुंसो मतलब पुरुष, जो पुरुष को जो रोग होते हैं ना वो कंपैरेटिवली सुख साध्य होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पहला तो वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, दूसरा कई बार देखा जाता है कि मेंटली भी वो लोग स्ट्रांग होते हैं, बहुत इजीली इमोशनल नहीं होते हैं, वो अपनी किसी बीमारी को देख के हाय मैं बीमार, ऐसी चीज़ें नहीं करते। इस वजह से यहाँ पे क्या है, पुंसो लिखा है। वैसे पुरुष से मतलब वही जिसके अंदर पौरुष हो। पुरुष का मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मेल फीमेल से नहीं लिया है, क्योंकि आचार्य बड़े लेवल पे बात करते हैं हमेशा, ये छोटी छोटी बात नहीं करेंगे स्त्री पुरुष वाली। तो पौरुष, पौरुष का मतलब होता है पराक्रम। पुरुष का मतलब तो मेल फीमेल है, लेकिन जो पौरुष है, पौरुष का मतलब पराक्रम। पराक्रम स्त्री में भी हो सकता है। पराक्रम का मतलब साहस का होना, तो साहस होना चाहिए, जिसके अंदर साहस हो, जिसके अंदर पौरुष है वो पुरुष है। और पौरुष क्या है, साहस है। तो कुल मिलाकर के जो साहसी हिम्मत वाला है उसका जो रोग होगा वो सुख साध्य होगा। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो अगर कोई यहाँ पे फेमिनिस्ट है तो, ठीक है, वरना पुंसो रहने दो। फिर क्या होता है कि जितात्मनः होना चाहिए। जितात्मनः, जित आत्मना, जीत ली है आत्मा जिसने, किसकी आत्मा, अपनी आत्मा, मतलब अपनी इंद्रियों पे जिसको कंट्रोल है। अब यहाँ पे जितात्मनः क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि आयुर्वेदिक जो प्रोसीजर्स हम करते हैं यहाँ पे पथ्य अपथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पथ्य अपथ्य मतलब क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। हमने बोला कि शिरोधारा जब आप करवाएंगे तब आप हवा में नहीं घूम सकते छोटे सांड की तरह, क्योंकि वात कुपित हो जाता है। तो यह आपका अपत्य है, अगर हवा में घूमोगे तो उसको, जो रोगी है उसको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर उसको बाहर जाने का मन है तो वो ना जाए उस वक्त, या फिर इतना बुद्धि होना चाहिए उसके अंदर कि अपना सिर जो है उसको ढक करके जाए ताकि हवा ना लगे। तो इसलिए जितात्मना, कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखे, जो चीज़ खाने का उसको मना किया है उसको नहीं खाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जितात्मना है। फिर आगे देखो क्या है कि अमर्म गो अल्प, अमर्म गो, जो रोग जो है वो मर्म में नहीं गया हो। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे आगे 11 चैप्टर, उसके अंदर 3 रोग मार्ग आते हैं कि जो रोग होता है वो 3 जगह पे हो सकता है। एक तो बाह्य रोग मार्ग होता है, एक अभ्यंतर होता है और एक मध्यम होता है। बाह्य रोग मार्ग मतलब बाहर बाहर का, तो इसके अंदर क्या आता है, रक्त आदि धातु आती है। रक्त से शुरू, रस नहीं आती, ध्यान रखना। अब हम आपको बताएंगे वहाँ पे रस क्यों नहीं आते। ठीक है, त्वचा और रक्त आदि धातुएं जो इसके अंदर जो डिजीज़ होती है वो बाह्य रोग मार्ग के अंदर आता है। फिर अभ्यंतर के अंदर क्या आता है, तो फिर अभ्यंतर के अंदर कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद में आता है एक मध्यम रोग मार्ग। मध्यम रोग मार्ग में क्या आएगा अपना, मर्मास्थि संधियाँ, मतलब जो मर्म होते हैं, बॉडी के वाइटल पॉइंट्स होते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि मर्म में नहीं गया हो का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि मर्म क्या होता है, मारयन्ति इति मर्माणी, कि ऐसे बॉडी के अंदर कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। इसको क्या है, अपनी मॉडर्न जो एनाटॉमी, मॉडर्न जो साइंस है वो भी मानती है। हम इसे मॉडर्न में क्या बोलते हैं, वाइटल पॉइंट्स बोलते हैं बॉडी के। तो मर्म के अंदर नहीं गया। मर्म हम कौन से, जैसे 3 जो मेन मर्म होते हैं, शिरा, सिर, बस्ती और हृदय। सिर का मतलब हेड रीजन, बस्ती का मतलब ब्लैडर। ये ब्लैडर इसलिए बोला क्योंकि ये नाभि के पास में होता है। तो नाभि जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ होती है यहाँ पे। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो सिरा की उत्पत्ति वो नाभि से ही होती है। इसमें बहुत सारे चक्र, इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर ही आप 6 तरह के षड चक्र भी पढ़ोगे। उसका भी जो ओरिजिन है वो नाभि मूल से होता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैडर जो है उसको मर्म माना है। ठीक है, फिर हृदय। तो ये शिर और हृदय का तो आपको पता है कि ये तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, इनको अगर लग जाए तो इंसान मरेगा, लेकिन नाभि के अंदर भी मरेगा ही मरेगा। नाभि भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वस्ती लिया। तो जो रोग है वो कहाँ, मर्म प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने मर्म पढ़ लिया है तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मर्म में जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। तो रोग मर्म स्थान में ना गया हो, फिर थोड़े कारणों से उत्पन्न हुआ हो। हमने आपको जब निदान पंचक पढ़ाया था तो क्या था उसके अंदर, N+ से याद करो। कैसे, N निदान, पूर्व रूप, लक्षण जिसको हम रूप भी बोलते हैं, उपशय और संप्राप्ति, N+ निदान प्लस। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें सुख साध्य का हम डिसीजन कैसे करेंगे कि जिसके निदान कम हो, जिसके जो है पूर्व रूप कम हो, जिसके लक्षण जो है वो कम हो, ऐसा रोग क्या होता है, सुख साध्य होता है। तो बिल्कुल यही बात है कि जो थोड़े कारणों से उत्पन्न हुआ, इसमें निदान क्या था, अपना कॉज ही तो था, कॉज ऑफ डिजीज। तो अगर वो कम होता है, हमने कम निदान का सेवन किया है, तो रोग क्या होगा, सुख साध्य होगा, क्योंकि दोष उतने प्रकोपित ही नहीं होंगे। फिर रोग के पूर्व रूप और लक्षण कम हो, वही बात है कि अगर इसके पूर्व रूप कम हो, इसके लक्षण कम हो। एक चीज़ है कि अब आपको फीवर आ रहा है कि सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, दूसरा है फीवर भी आ रहा है ना, वॉमिटिंग भी हो रही है, नौसिया भी है, साथ में हेडेक भी चल रहा है, फिर इधर डायरिया भी चालू हो गया, तो ये सारी चीज़ों को ट्रीट करना मुश्किल होगा ना। तो कंपैरेटिवली जिसमें सिर्फ टेम्परेचर राइज किया है उससे, तो जो जिसमें सिर्फ टेम्परेचर हुआ है, जिसके पूर्व रूप और लक्षण कम है, वो सुख साध्य होता है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्याधि कृच्छ साध्य, कृच्छ से असाध्य होने लग जाती है। ठीक है, फिर क्या है, थोड़े कारणों से उत्पन्न हुआ हो, पूर्व रूप लक्षण कम हो, किसी प्रकार का रोग में उपद्रव मत ना हो। उपद्रव का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, कोई एक डिजीज के बाद में, डिजीज तो हो गई, वो तो हो रही है, वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके बाद में उसके और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो वो ना हो। फिर देखो आगे, अब देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है एकदम, कि दूष्य, देश, ऋतु और प्रकृति, ये चारों पृथक पृथक रूप से समान ना हो। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें ऐसे कोई लॉकडाउन लग गया था तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो ये बहुत बड़ा डाउट था कि ये क्या होता है। तो मेरी पूरी बुक में तुम्हें ऐसे ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, उस चीज़ को देख लिया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जब सेकेंड ईयर में मैं आई और तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको मैं पढ़ाई थी एक बार, तब मुझे अपने आप ही पढ़ाते पढ़ाते अपने आप ही क्लियर हो गया कि ये किस तरह से होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अभी नहीं समझ में आएगी, उसको बड़े प्रेम से छोड़ दो वहीं पे ही। फिर जब आप वापस दूसरी चीज़ें पढ़ कर के आओगे तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। इसलिए परेशान नहीं होना इसमें। तो क्या है, देखो, दूष्य, देश, काल और प्रकृति ये समान नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, दूष्य क्या था इस, अच्छा बताओ, सप्तदुष्या जो टर्म है वो किसने दिया था, सप्तदुष्या टर्म वाघभट ने दिया था, अष्टांग हृदय में सबसे पहले, है ना। तो हम दूष्य को बोलते हैं धातु, दूष्य का मतलब है धातु। ठीक है, दोष का मतलब आप समझ गए। ऋतु का मतलब आप जानते हैं कि ऋतु हमारे 6 होती है, और फिर प्रकृति वात पित्त कफ है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो किसी को युवान पीढ़ी का है ना, बहुत आराम अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, युवान पीढ़ी का मतलब होता है एक्ने। ठीक है, कोई तरह के भी एक्ने हो सकता है। तो एक्ने जो है तो वो कैसा है, स्किन डिसऑर्डर है, और सारे स्किन डिसऑर्डर किससे रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड होते हैं। कौन सा पित्त, भ्राजक पित्त की दृष्टि होती है, क्योंकि पित्त और ब्लड, पित्त और रक्त, इन दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशन होता है। जहाँ जहाँ अगर रक्त दूषित होगा तो फिर पित्त भी दूषित होगा, और अगर वाइस वर्सा, अगर पित्त दूषित होता है तो फिर उसका रक्त भी दूषित होता है, और सिम्टम्स सारे कहाँ आएंगे, बेचारी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो युवान पीढ़ी का है तो उसके अंदर जो दूष्य है वो कौन सा है, रक्त हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा है जिसका दूष्य रक्त है, और दोष, इसके अंदर दोष कौन सा आएगा, दोष पित्त है। फिर क्या होता है, एक मिनट, हाँ जी, ऋतु, काल,
काल यानी कि ऋतु। अब ऋतु मान लो कि ये तो चलो दोष और दुष्य को तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ऋतु अब मान लो उसको वर्षा ऋतु में हुआ या फिर शरद ऋतु में ये प्रॉब्लम होने लगी, या फिर युवान पीड़िका की जगह आप एसिडिटी भी ले सकते हो, है ना। तो वर्षा ऋतु या शरद ऋतु के अंदर ये प्रॉब्लम होने लगी, और मान लो उस बच्चे की जो प्रकृति है वो भी पित्तज है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें सेम हो गई। इसके अंदर कुछ आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो चार चीज़ें हैं ना ये बड़ी खतरनाक हैं, ये आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटेड होती है तो एक दूसरे को बल प्रदान करेगी, एक दूसरे को सहारा देगी। ये कैसे, देखो कि प्रकृति जो है वो बच्चे की पित्तज है, जो उसको डिजीज़ हुई है, जो दोष है उसका प्रकुपित वो भी पित्त है। मतलब ये पित्त और ये पित्त आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या लगता है, भाई भाई है ना, बिल्कुल। उसके बाद में रक्त, रक्त तो भाई इस पित्त का आश्रय ही होता है। अगर पित्त दूषित होगा तो रक्त तो दूषित होगा ही होगा, तो ये भी एक दूसरे को फेवर करेगा। उसके बाद में काल, काल कौन सा है, वर्षा और शरद। वर्षा के अंदर होता है पित्त का संचय, ठीक है, और जो शरद है उसके अंदर तो पित्त का प्रकोप होता है, पित्त सबसे ज़्यादा बढ़ावा होता है। तो जब चारों चीज़ें अगर समान हो जाती है तो ये चारों एक दूसरे को बढ़ाएगी और डिजीज़ को सीवियर 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 करती जाएगी। इसलिए बोला कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये चारों भाई एक साथ कभी नहीं रहने चाहिए। अगर रहते हैं तो फिर वो सुख साध्य नहीं होगा, तो अगर अलग अलग होंगे तो फिर वो सुख साध्य होगा, क्योंकि उसमें एक या फिर दो चीज़ें हैं जो अकेली पड़ जाएगी, बाकी सब उसका अपोज करेंगे। तो आप समझ गए। सुरुचि, कोई डाउट है? बॉस, अब पहले लिखा हुआ है ना कि जिसकी जो प्रकृति होती है अगर उसमें वो दोष बढ़ जाता है तो उसको इतना मतलब दिक्कत नहीं होती है, तो फिर ये कैसे सपोर्ट करेगा? गुड। देखो, प्रकृति का मतलब क्या है कि प्रकृति ये नहीं है कि जिसकी जो प्रकृति होती है उसको अगर वो बढ़ गया तो फिर ऐसा होगा कि मेरी मान लो वात पित्त प्रकृति है, तो वात पित्त के जितने भी डिसऑर्डर है, वात के 80 और पित्त के 40, तो ये जो 120 डिजीज़ तो मेरे को कभी हो ही नहीं सकती। मेरे को जो डिजीज़ होगी वो कफ की 20 ही होगी। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। इस जो लाइन है ना इसका मतलब क्या है कि वात का मतलब होता है चल, है ना। जैसे मान लो किसी की वात प्रकृति है ना, वात कैसी होती है, शीत होती है, वो रुक्ष होती है, ठीक है, लघु होती है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें, और नॉर्मल जो लोग होंगे जो जो कफ प्रकृति का होगा उसके अंदर वात बढ़ेगी, एक तो नॉर्मल लेवल की, है ना। एक जो वातिक प्रकृति का है उसके अंदर वात बढ़ेगी, तो उसमें जो सिम्टम आएंगे ना उसके अंदर उसको सहन करने की टॉलरेंस होगी, क्योंकि वो अडेप्ट हुआ हुआ होगा, ड्राइनेस से वो अडेप्ट हुआ हुआ होगा। एक होता है दोषों की वृद्धि, ठीक है, वात की वृद्धि। दूसरा होता है वात का प्रकोप। देखो ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो प्रकोप होगा, जहाँ पे प्रकोप होता है वहाँ पे वो डिजीज़ उत्पन्न करेगा, और जो वृद्धि होती है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समझो, ये दो अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं ना। ये सेकेंड ईयर में आएगा आपके कि एक होता है वृद्धि और एक होता है प्रकोप, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, वो आपने रख रखी है, ऊपर ये टैप खुला छोड़ दिया है, ये भर रहा है। तो जैसे ये भरता जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि। कि यहाँ पे ये जो वात है, इस बकेट में मान लो वात है और ये वात बढ़ती जा रही है, तो जब तक वो बढ़ती जा रही है ना तब तक उस वातिक प्रकृति वाला जो आदमी है ना बेचारा, उसको उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अडेप्ट हुआ हुआ है। उसको पता है कि मैं वात प्रकृति का हूँ ना, तो विषम अग्नि का तो वो आदि है। उसको पता है मेरे को कभी ऐसे भूख लगेगी, कभी ऐसी लगेगी, कभी मेरी स्किन ड्राई लगेगी, कभी मेरा मुंह सूखेगा, ये बात उसको पता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये वृद्धि है। अब अगर ऐसा होता है कि बढ़ते बढ़ते इसने निदान सेवन करता रहा, और हमने क्या है, ये अपना निदान सेवन है, तो ये ऐसे आता रहा वात यहाँ पे, फिर ये छलकने लग गया, इस लेवल पे पहुंच गया कि ये छलकने वाला है, इस चीज़ को हम बोलेंगे प्रकोप। और ये प्रकोप होकर के जब ये बिल्कुल छलक जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रसर। षट क्रियाकाल पढ़े होंगे, सुश्रुत ने बताए हैं 6 षट क्रियाकाल, कि 6 अब ऐसी पूरे डिजीज़ जो फैलती है उसकी 6 स्टेजेस होती है। तो पहला संचय है ना, फिर इसकी वृद्धि होती है, फिर क्या है, ये यहाँ पे ये प्रकोप है, मतलब जस्ट वो फैलने वाला हो। तो जब ये फैलने वाला होता है ना, इसका मतलब क्या, ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब यहाँ पे ये जाकर के रोग करेगा या डिजीज़ करेगा। तो प्रकोप में तो जो वातिक प्रकृति का है उसको भी डिजीज़ तो होगी, लेकिन वृद्धि के अंदर नहीं होगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर दोष थोड़े से बढ़े हुए होंगे तो उस वात प्रकृति को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर दोष ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो
पित्त, ये जो पित्तज डिसऑर्डर जो युवान पेडिका है ना, इसके अंदर पित्त की दुष्टि होती है, बढ़ता है, उसके बाद में ये छलकता है। छलकता का मतलब क्या है, पित्त का स्थान आम पक्वाशय मध्य होता है, ये वहाँ से हट जाता है, वहाँ से हट के पूरे शरीर में फैलेगा, फैल के कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगा, उसके बाद में आम आकर के इसके अंदर मिलेगा, फिर ये दूषित होगा, उसके बाद में डिजीज़ होती है। तो जब जहाँ तक वो पित्त बढ़ रहा था वहाँ तक पित्तज, वो जो पित्तज प्रकृति का जो आदमी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो फैलने लग गया, मतलब प्रसर की अवस्था में आ गया या प्रकोप की अवस्था में आ गया, तब उसको प्रॉब्लम हुई। समझे? यस बॉस, थैंक यू। अच्छा देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ है ना तो एक बार मुझे मैसेज डाल देना, मैं इसको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? किसी से पूछ भी लूँगी, मैं एक बार सर से पूछ करके फिर आपको बता दूँगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो मुझे जस्ट टेक्स्ट मी, ओके? तो हमने यहाँ पे देखा कि ये चारों चीज़ें जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। फिर देखो क्या है कि चिकित्सा के चारों पाद गुणशाली हों। अभी देखो ये आ गया गुणशाली हो, जो हमने बोला था ना, चारों पाद कैसे षोडश कला युक्त होनी चाहिए। षोडश कला युक्त मतलब अपनी जो चार चीज़ें थी, तो अपने पास डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, अपने पास जो मेडिसिन है वो भी एकदम टॉप क्लास चाहिए, जो अटेंडेंट है वो भी ढंग का होना चाहिए, और फिर जो रोगी है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें, इन हर एक के चार चार गुण, मतलब टोटल 16 गुण अपने पास होते हैं, तो रोग कैसा हो गया, तो रोग सुख साध्य हो जाता है। फिर कहा कि ग्रह नक्षत्र अनुकूल होना चाहिए, वो तो ग्रहचारी वाली बात आ गई, तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं ये लोग, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रह नक्षत्र की बात कर ली है। फिर है कि रोग जो होता है वो एक दोष वाला होना चाहिए, एक मार्ग वाला होना चाहिए। एक दोष वाला मतलब जिसमें द्वंद्व जाएंगे, जैसे कफ और वात साथ में आ गया है ना, पित्त और कफ साथ में आ गया, तो ये भी अपने कुछ सिम्टम्स करेगा, कुछ सिम्टम्स ये अपने करेगा। हमने बोला था वात, अकेले वात से टोटल 80 डिजीजेज होती है, अकेले कफ से 20 होती है, तो ये टोटल कितनी 100 डिजीज ये दोनों मिलकर के आपस में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक दोष से होता है तो वो कैसा होता है, सुख साध्य रोग होगा, इजीली क्यूरेबल होगा। फिर क्या बोला, एक मार्ग वाला होना चाहिए। जो हमने 3 मार्ग आपको बताए थे ना, अभ्यंतर, बाह्य और मध्यम, बस यही वो मार्ग हैं। ये मार्ग आपके आगे आएंगे, तो अभी आप एक मार्ग वाला होना चाहिए, याद रखो। मतलब क्या है कि अगर रक्त धातु में है या रस धातु में है, इन धातुओं में है, तो वो धातुओं में ही रहना चाहिए। अगर वो कोष्ठ का मतलब एब्डोमेन तक आ गया है, तो वो एब्डोमेन में ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं एब्डोमेन में है मतलब कोई इंटरनल ऑर्गन की बीमारी है और फिर आ रही है, फिर वो स्किन के ऊपर आ रही है, या फिर वो कोई दूसरी धातु के अंदर आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मार्ग वाला होना चाहिए, ठीक है? इसको आप और आगे समझेंगे जब आप मार्ग पढ़ जाएंगे उसमें। फिर है रोग नया उत्पन्न हुआ होना चाहिए। बिल्कुल नया जो रोग होता है वो शुरुआती स्टेज में होता है, तो रोग जो होती है वो साध्य होता है, ये आपको पता ही है। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। अब इसमें से सब लोग अपना अपना छांट लो कि कौन सा तुम याद करोगे। दोष दूष्य ये अगर पॉइंट याद करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आप लोग स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, इसको याद करोगे तो सही रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ठीक है? कोई भी 5-6 याद कर लो। चलो अब आगे देखते हैं। हमने सुख साध्य देख लिया कि कैसा होगा। अब देखो साध्य के अंदर ही 2 देखे थे अपने, एक सुख साध्य देखा था, कृच्छ साध्य देखा था। तो कृच्छ साध्य के क्या लक्षण बताए हैं कि शस्त्र आदि साधन कृच्छ संकरे च ततो गदः, ये जो रोग शस्त्र, शार और अग्नि से साध्य होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाए, हमें शस्त्र, शार, अग्नि का मतलब नहीं पता था, तो मैं पढ़ती नहीं थी, फिर ऐसा करती थी। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ लो, और किसी से नहीं पूछते हो, शाय हो थोड़ा मेरी तरह, तो फिर रहने दो उसको, ऐसे ही जो समझ में आता है सिर्फ उसको पढ़ो, क्योंकि ये बाद में आ जाएगी समझ में। तो अभी तो मैं आपको बता देती हूँ, शस्त्र मतलब जो सर्जरी अपन करते हैं ना, तो सर्जरी के अंदर हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। आपकी बुक के जो पीछे पीछे वाला चैप्टर है ना, 26 है, 26 में ही है शायद, यंत्र और शस्त्र, तो 26-27 खोल कर देखना, उसमें अंदर अलग अलग शस्त्र आएंगे कि सिरा वेद करना है तो किस तरह का शस्त्र यूज़ करोगे, अपन पाइल्स का जो ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर कौन सा शस्त्र, कौन सा अस्त्र आप यूज़ करोगे ना, अस्त्र नहीं शस्त्र, ठीक है? वो आएगा। शस्त्र मतलब सर्जरी से रिलेटेड। शस्त्र, शार क्या होता है, एक पे शार सूत्र लगाते हैं। शार मतलब बेस से नहीं समझो आप, शार का मतलब ऐसा चीज़ समझ लो कि जो कफ को कम करता है, मतलब ऐसा है ये शार, एक बाहर लगाने जैसा कोई लेप जैसा समझ लो। अब इसकी एक डेफिनेशन देते हैं,
आचार्य चरक जो है ना, चिकित्सा के अंदर छित्वा छित्वा शारयति अध ऐसे करके एक डेफिनेशन देते हैं, वो आपके काम की नहीं है। इसको ऐसा समझ लो कि एक ऐसा कोई लिक्विड है, मान लो हमने लिक्विड तैयार किया जो जिसकी प्रॉपर्टीज है ना जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एक जैसे एसिड बेस होते हैं ना उसकी तरीके की स्ट्रॉन्ग है, और उसको जैसे बाहर किसी कोई मस्सा वस्सा हो गया है उसके ऊपर अगर अपन लगा दे तो ये उस मस्से को जला देता है। क्षार को इस तरीके से समझो अभी तुम, ठीक है। क्षार को बाद में आप जो आपका 30th चैप्टर है इस अष्टांग का ही, उसके अंदर क्षार का और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वैसे मुझे तो उसमें भी नहीं समझ में आया था, मुझे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आकर ही पता चला कि क्षार क्या होता है ठीक है। तो अभी तुम यही समझ लो कि एक ऐसा कुछ लिक्विड जैसा होता होगा, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, रसशास्त्र में तुम्हें बताएंगे सेकेंड ईयर में क्षार कैसे बनाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, जो अर्श जो होता है ना, पाइल्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, पाइल्स ऐसे निकला हुआ होता है बाहर, मांसाकुर ऐसे निकला हुआ होता है, तो एक धागा लेते हैं, उस धागे को उस क्षार जो मैंने लिक्विड बताया ना उसके अंदर डुबो के रख देते हैं। इसको ऐसे 7 पहले डुबोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर डुबोते हैं, फिर वापस सुखाते हैं, ऐसे 7 बार करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हमने इसकी 7 भावना दी, 7 बार कर दिया, इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व हो गया। फिर इसके चारों ओर इसको रैप कर देते हैं ऐसे टाइट करके। फिर क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैंने ऐसा बोला था कि वो क्या काटने का काम करता है, ये इतना स्ट्रांग होता है, तो वो धीरे धीरे इसको यहाँ से काटना शुरू करता है। तो इसकी ब्लड सप्लाई, पहले ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही अपन इसको ऐसे बांध देंगे टाइट, तो जैसे ही ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी, सूखना तो वो वैसे ही शुरू हो जाएगा, बाकी का काम बचा कुचा क्या वो क्षार कर देगा काटने का, तो फिर ये अलग हो जाता है। तो ऐसे मस्सों का भी करते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, तो ये क्षार होता है। तो जो रोग शस्त्र, क्षार और अग्नि से साध्य होते हैं, एक अपने यहाँ पे अग्निकर्म भी बहुत अच्छा चलता है, जलाते हैं। अग्निकर्म में क्या, एक छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं जहाँ पे क्षार नहीं यूज़ कर सकते ना, वहाँ हम अग्निकर्म यूज़ करते हैं, तो उनमें थोड़ी थोड़ी अग्नि डाल करके जलाते हैं। ये बहुत अच्छा चलता है आयुर्वेद में। ये प्रोसीजर जो है ना, ये मतलब ऐसे हैं कि ये नॉर्मल औषध से भी काम करते हैं, बहुत से भी ज़्यादा काम करते हैं। अपनी जो ड्रग्स हैं उससे ज़्यादा पंचकर्म काम करेगा, और पंचकर्म से भी ज़्यादा ये प्रोसीजर काम करते हैं। जैसे अपना जलों का हो गया है ना, और कौन सा बता रही थी मैं, सिरावेद हो गया, पंचर करते हैं अपन, सिराओं को पंचर करते हैं, सिरा मतलब वेन्स को, है ना, और अग्निकर्म हो गया, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो इन तीनों से जो साध्य होते हैं वो कृच साध्य। कुल मिला के बात ये, जो कठिनता से साध्य हो, जो जिसमें अपन को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े, वो क्या होते हैं, कृच साध्य होते हैं। और जिन रोगों में सुख साध्य के अनुकूल और विपरीत लक्षण, कि चलो ये तो होता है, इसके अलावा क्या है कि ये जो सुख साध्य के जो लक्षण बताए ना, तो कुछ लक्षण तो इसके अकॉर्डिंग हो, कुछ लक्षण इसके उल्टे हो, मतलब मिक्स्ड लक्षण हो जिसके अंदर, वो क्या होता है, वो कृच साध्य। इसके आगे आप असाध्य पढ़ोगे, असाध्य में क्या है, सुख साध्य के बिल्कुल उल्टे, कि अगर ये बोल रहा है कि एक मार्ग वाला रोग होना चाहिए, तो वो कहेगा नहीं मैं तो तीनों मार्ग में जाऊंगा, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि रोग जो है वो एक दोष वाला होना चाहिए, तो वो दोष कैसे सन्निपातिक हो जाएंगे। सन्निपात का मतलब क्या था, जहाँ पे 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट, तो वो क्या होंगे, असाध्य होंगे। और दोनों के मिक्स्ड लक्षण अगर किसी के अंदर आते हैं तो वो कौन सा है, वो कृच्छ साध्य है। अब आगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, बस ये खत्म होने ही वाला है, टाइम तो हो गया है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। फिर क्या है, याप्य के बारे में बताया, क्या है कि शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासात विपर्यये। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत प्यारी लाइन है। क्या है कि शेषत्व आयुषो, इसकी क्या है कि रोग हमें में क्या बोलता है, याप्य मतलब क्या होता है, जो जीवन यापन जैसे अपन जीवन यापन करते हैं ना, वैसे वो चलता ही रहता है। तो वो चलता ही क्यों रहता है, इसमें रोगी मरता क्यों नहीं है, क्योंकि आयु शेष है उसकी आयु शेष है, इसलिए वो मर नहीं रहा है, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो रहा। पथ्याभ्यासात विपर्य है, पथ्य का अगर अभ्यास करो तब तो ठीक है, अगर विपर्य करो, लेकिन अगर पथ्य का अभ्यास नहीं करो, मतलब जो आपको मेडिसिन जो दी है उसको अगर आप नहीं खाते हो, उसको ऊपर नहीं लेते हो, ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो वो डिजीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन रोगी मरेगा भी नहीं। मरेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शेषत्वादायुषो, कि उसकी आयु जो है वो शेष है, इस वजह से वो मरता भी नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं होता, ठीक है। तो ये है याप्य। इसके एग्जाम्पल बताए, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। अब देखो लास्ट आ रहा है अपना इस चैप्टर का लास्ट, क्या है, अनुपक्रम। अनुपक्रम क्या बोल रहा है, अनुपक्रम मतलब प्रत्याख्य जो था वो अपना, असाध्य में अंदर था ना एक,
एक याप्य था, एक अनुपक्रम था। तो अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अंत्य विपर्यये औत्सुक्य मोह अरतिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशन। ये लास्ट वाली लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा देखो कि औत्सुक्य मोह अरति, जो सुख साध्य लक्षणों से अतिशय विपरीत लक्षण से युक्त हो। अभी बताया था कि जैसे सुख साध्य के जो लक्षण है उसके जस्ट अपोजिट लक्षण होंगे। और जिन रोगों में औत्सुक्य मोह और अरति आ जाए, देखो औत्सुक्य मोह अरति याद आ रहा है, कहीं पहले अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में जो रागातिरोकान था, तो OMA, ओ माँ से याद कर लो, जिसमें ओ माँ कहने की नौबत आ जाए तो वो क्या होगा, असाध्य हो जाएगा। जहाँ पे औत्सुक्य मोह अरति आ जाता है वो असाध्य होता है। तो पहली बात सुख साध्य के उल्टा हो, दूसरी बात OMA आ जाए, ओ माँ आ जाए, तीसरी बात मृत्यु सूचक रिष्ट आ जाए या अरिष्ट के लक्षण आ जाए। अरिष्ट का मतलब क्या होता है, अरिष्ट की एक डेफिनेशन आती है, नियत मरणम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। मतलब ऐसे जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना, अपने जब चरक तुम आपके पास अगर बुक है तो उसमें लास्ट वाला जो स्थान है इंद्रिय स्थान, उसको खोलना, वो अरिष्ट स्थान बोलते हैं उसको। अगर कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसमें 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 6 महीने पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, साइंस आने लग जाते हैं, जिसको देख करके अपन बोल सकते हैं कि अब ये इंसान जाने वाला है, इतने टाइम में जाएगा। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स आते हैं। कभी फ्री हो ना तो उसको पढ़ना, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा तुम्हें उसको पढ़ के। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर अरिष्ट के लक्षण। तो अगर कोई व्यक्ति रोगी है और उसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये अरिष्ट के लक्षण आ रहे हैं जो कि चरक इंद्रिय स्थान में बताए हुए हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो रोग असाध्य होगा। ठीक है, जिस रोग में अरिष्ट लक्षण जिस रोग में स्पष्ट हो और इंद्रियां जिसमें नष्ट हो जाए। आप देखो ये अक्षनाशना, इसको कर लो हाईलाइट करके स्टार लगा के लिख लो पीछे। अक्षनाशनः, अक्षनाशनः मतलब जिसकी इंद्रियों का नाश हो जाए। अब ये बहुत पूछते हैं कि अक्षनाशनः कौन से रोग का लक्षण है, तो न कृच्छ का है न याप्य का है। ये किसका लक्षण है, ये असाध्य का लक्षण है। अ से अक्षनाशनः, अ से असाध्य, जिसमें इंद्रियां ही नष्ट हो गई वो कैसा असाध्य होगा। ये क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है इसलिए बताया। ठीक है, तो ये असाध्य का श्लोक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। पहला क्या है कि सुख साध्य के उल्टा हो गया, उसके बाद में OMA आ गया, इसके अंदर ओ माँ बोलना पड़ गया। फिर क्या है, अरिष्ट के लक्षण आ गए, देखो आ रहा है सारे के अंदर अरिष्ट के लक्षण, और लास्ट में अक्षनाशनः। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, टाइम भी नहीं है अपने पास में। कहाँ से पढ़ा था हमने, देश से पढ़ रहे थे हमें ना, रोगी परीक्षा रोग परीक्षा हमने देख ली थी। देश हमने बोला कि 2 तरह के होता है, भूमि होता है और एक देह होता है, मतलब आतुर होता है। तो भूमि जांगल अनूप साधारण बताया था। जांगल का कौन सा था, वात प्रधान था। फिर अनूप था कफ प्रधान, और ये साधारण क्या था, जिसमें समान हो। इसमें भी श्रेष्ठ कौन सा बताया आचार्य ने, जांगल बताया है। वाग्भट ने नहीं बताया है, ये कोई और आचार्य ने बताया है। तो भाव प्रकाश है या फिर शायद चरक है, एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ मैं, पर यह है कि जांगल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, फिर काल है, तो काल के भी 2 भेद थे, एक क्षण जो सुबह शाम दोपहर 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और एक होता है रोग की अवस्था जो मैंने आपको बता दिया। फिर औषध के भी 2 भेद थे, एक होता है शोधन, एक होता है शमन। इसके लिए इसमें भी वात पित्त कफ के लिए शोधन, और फिर शमन जो चिकित्सा है, ये वाली शोधन है और ये शमन। तो ये बता दिए, बस्ती विरेचन वमन, मधु घृतर तेल। इसमें अच्छा ये उल्टा है, इस बुक के अंदर ये उल्टा है, ध्यान दो। बस्ती ये जो तेल है यहाँ पे ये वात में आना चाहिए था, है ना, पित्त में विरेचन। ठीक है, मधु जो है वो इधर कफ के अंदर आएगा। फिर मानसिक रोगों की चिकित्सा, धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम। ठीक है, ये कोटेशन बताया था, इसको हाईलाइट कर लेना। याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, बस हाईलाइट करके रखना, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र है। फिर हमने 4 देखे थे, विदुर से याद किया था, विषक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन चारों के 4 गुण थे। इसके अंदर भी कॉमन कौन सा था, शुचि और दक्ष जो है कॉमन था। किस किस के अंदर कॉमन था, जो उपस्थाता है और वैद्य है उसके अंदर कॉमन था। ठीक है, फिर हमने ये लक्षण पढ़ लिए, इसके सुख साध्य के लक्षण पढ़ लिए कि भाई सक्षम, जो औषध हम देते हैं तो उसको लेने में सक्षम होना चाहिए। फिर युवा होना चाहिए, और पुंसो पुरुष होना चाहिए या फिर पौरुष युक्त होना चाहिए। दोनों तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, जितेंद्रिय होना चाहिए, रोग मर्म स्थान पे न जाए। फिर एक इसके अंदर आता है कि एक दोष वाला होना चाहिए, एक मार्ग वाला होना चाहिए, और 4 भाई होते हैं। 4 भाई समान नहीं होना चाहिए। वो कौन से हैं, दूष्य, दोष, ऋतु और प्रकृति, DDRP।
ठीक है। ये जो 4 चीज़ें होती हैं ये सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा, रोग जो है वो नया हो, एक मार्गामी हो, ये अपन ने देख लिया। फिर कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य के अंदर क्या है कि जो सुख साध्य के जो लक्षण हैं और उसके उसके साथ वाले भी हो, मतलब कुछ लक्षण सुख साध्य वाले हो, कुछ लक्षण जो है वो उसके उल्टे हो, तो मिक्स्ड लक्षण जिसके अंदर आए। दूसरा, शस्त्र क्षार और अग्नि से साध्य। इसके अलावा ये और कुछ चीज़ें दे रखी है, ये चरक के अंदर बताइए, इसको एक बार रीड कर लेना। याद हो तो अच्छी बात है, वरना रहने दो, कोई बात नहीं है, आपकी बुक में जो है उसको याद कर लो। उसके बाद में आता है याप्य। याप्य क्या है? शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद विपर्य है कि आयु शेष होने के कारण वो आदमी मरता भी नहीं है और ठीक भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आयु शेष है। तो क्या औषध का अगर सेवन करोगे तो रोगी चलेगा, औषध छोड़ दोगे तो फिर वो डिजीज़ जो है वो वापस आ जाएगी। फिर लास्ट में अपना प्रत्याख्यान आता है। इसके अंदर मैंने बताया था सारे ए वाले आते हैं। बीच में क्लास बंद हो जाएगी अभी, है ना, तो वापस ज्वाइन नहीं करना है, अपना हो चुका है, अभी आप रेस्ट करने उसके बाद में। तो सुख साध्य के सबसे पहले तो विपरीत लक्षण आएंगे, सुख साध्य के अत्यंत विपरीत। उसके बाद में क्या आएगा? अक्षनाशन आता है। फिर याद करो क्या आएगा कि दोष में ओ माँ बोलने की नौबत आ जाती है। तो औत्सुक्य, मोह और अरति आता है। और एक क्या आता है? अरिष्ट के लक्षण आते हैं। नियत मरणम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, जो निश्चित रूप से मृत्यु की सूचना दे, ऐसा लक्षण क्या होता है? वो अरिष्ट का लक्षण होता है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, आज की क्लास डिसमिस।